Hello students, so in this topic we are going to study about Gauss theorem. So what is Gauss theorem? If I'm just talking about the basic physical concept which is hidden about that, so it was that it is fundamental principle in physics, especially in the field of electrostatics, which relates the distribution of electric charges to the electric field, okay, what they produce actually. That means ये रिलेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या एक किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका जो गॉस लॉ है वो क्या एक्सप्लेन करता है. द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस. ठीक है, हाइपोथेटिकल सरफेस क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस. एक चार्ज है जो अपने अराउंड क्या करता है, एक फील्ड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हाइपोथेटिकल सरफेस को प्रोड्यूस करती है, हाइपोथेटिकल सरफेस को इंड्यूस करती है. वो हाइपोथेटिकल सरफेस का काम क्या होता है, जिससे चार्जेस कहीं भी लीक ना करें. ठीक है, चार्जेस कहीं भी क्या ना करें, लीक ना करें. अगर चार्जेस क्लोज्ड हैं, उस क्लोज चार्ज की अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किसका यूज करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं. ठीक है, गॉस थ्योरम में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, अब ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस का. ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस में हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए हमने यहाँ जो इंटीग्रेशन लगाया है वो भी कैसा लगाया है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन. क्लोज्ड इंटीग्रेशन. और ये किस तरह का क्लोज इंटीग्रेशन है, ये क्या है, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं एरियल. ओके, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर अ सरफेस, फॉर सरफेस. किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाता है. ठीक है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो ई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है. ओके, अब हम इसका छोटा सा एक प्रूफ देख लेते हैं कि अगर हम एक सिमेट्रिक सरफेस लेते हैं हम गॉस थ्योरम के लिए कैसे निकालेंगे. ओके, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक सरफेस जो कि कंप्लीटली एक स्फीयर है. ये सरफेस हमने कैसा लिया है, एक स्फीयर लिया है. क्लियर, इस सरफेस में हम एक सेंटर से एक पॉइंट लेते हैं जो कि उसका ओरिजिन होगा. ओरिजिन पर हम रखते हैं चार्ज को. ठीक है, यहाँ पर मतलब जो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो यूनिफॉर्मली. यहाँ जो हम स्फीयर ले रहे हैं वो हम एज्यूम करके ले रहे हैं कि इस पे केवल एक सिंपल सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पर हमने इस सरफेस का एक एंड को हम केवल एग्ज्यूम कर रहे हैं. यहाँ से अगर हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका एरिया वेक्टर देखते हैं, ये किस तरह से होती है, दोनों एक दूसरे की लाइन में होती हैं. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन दोनों के बीच तो वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. आई होप इतना क्लियर है आप सभी को. डी फाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बिकॉज हमने यहाँ पर फाई लिखा था. डी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आते हैं, इंटीग्रेशन. हमने यहाँ पर सिंपली अभी डिफरेंस लिया हुआ है. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस की. वेक्टर ई जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी एक सिंपल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये तब के केस है जब हम इसको किस में अज्यूम करते हैं, फॉर अ फ्री स्पेस. अगर हम इसे किसी मीडियम में अज्यूम करते हैं फॉर पर्टिकुलर मीडियम वहां पर हम मीडियम कांस्टेंट के को इन्वॉल्व कर देते हैं. ठीक है, यहाँ के क्या हो जाता है, अगर हम के को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दिस विल बी मीडियम कांस्टेंट. और यही वैल्यू फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. ठीक है, अगर हम इन सभी वैल्यूज को रख रहे हैं आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं. आर कैप भी 1 होगा, एन कैप भी क्या होगा, 1 होगा. यहाँ से अगर हम ये वैल्यूज को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आर कैप एन कैप हमारे पास क्या हो जाता है, 1 × 1, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाएंगे क्या आता है, कॉस, और थीटा इन दोनों के बीच में कितना आ जा रहा है, 0. दैट मीन्स एस के लिए जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, आपका एन कैप. और ई के लिए जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो रेडियस की डायरेक्शन में आर कैप शो हो रहा है.
ठीक है। सो यहाँ से इन दोनों के लिए डॉट प्रोडक्ट हमने कितना ले लिया है, 1 1 cos 0, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। डी फाई की वैल्यू यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं, जो कि ये वैल्यू आएगी। एंड डी फाई, क्योंकि यहाँ से अगर हम जब भी फाई निकालेंगे, फाई का मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, सो ये कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। इससे हमें सिंपली क्या कर देना है, सरफेस को इंटीग्रेट कर देना है, बिकॉज यहाँ पर हम सरफेस को ही इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ जो हमने सरफेस लिया है, जो इंटीग्रेशन लिया, वो किसकी रिस्पेक्ट में लिया है, सरफेस के रिस्पेक्ट में लिया है। नाउ फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी वो 4πr² आ जाएगी। ये हमारा सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर के लिए। नाउ 4πr² से अगर हम 4πr² को कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आती है Q/ε0, और यही हमारा प्रूफ होता है गॉस थ्योरम का। नाउ अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ की, हम डेली लाइफ में इसे कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। सो यूज ऑफ गॉस लॉ इन डेली लाइफ। सो अगर हम बात करते हैं पहला पॉइंट, लाइक अ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, गॉस लॉ का ही यूज करते हैं। कैपेसिटर कैसे, सो कैपेसिटर में हम बेसिकली क्या एनालाइज करते हैं, कैपेसिटर होता क्या है, ये एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द चार्जेस, ओके। और ये क्या करता है, जिस भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस कैपेसिटर की प्लेट पर, वो कितने अमाउंट में हुए हैं, किस फील्ड में हुए हैं, कितनी फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उन सभी की डिटेल बताता है कौन, गॉस लॉ आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कैपेसिटर में। सेकेंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग में हम क्या करते हैं, सो गॉस लॉ बेसिकली यूज किया गया है, और क्या कह सकते हैं, डिजाइन किया गया है किस चीज को, इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। ये किस चीज के लिए यूज होता है, सो जैसे हमारे पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिससे हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो हम किसी भी मटेरियल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं विद इन द शील्डेड रीजन। So we can find out the electric field. We can find out the electric field within the shielded region. Okay. Next हमारे पास आता है lightning protection के लिए। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आते हैं, we are using for the lightning protection. ठीक है। lightning protection का हम यूज कैसे करते हैं, so जैसे हमारे पास चार्जेस कैसे होते हैं, we know that charges distributed themselves on the surface of a conductor uniformly, ठीक है। इंजीनियर्स ने कुछ ऐसे ही हमारे प्रोटेक्शंस डिज़ाइन करे हुए हैं जिससे हम क्या कर सकें, जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं वो डैमेज होने से बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी यूनिफॉर्मली सरफेस के लिए, किसी भी लॉन्ग स्फीयर के लिए, ठीक है, किसी भी इनसाइड, वी कैन से इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक, यूनिफॉर्मली स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, ठीक। और भी हम कई सारे कंडक्टर्स के लिए क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल गॉस थ्योरम की, सो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये गॉस लॉ क्या प्रोवाइड करता है, सो ये क्या है, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, it is a mathematical framework to understand the relationship between electric charge and electric field, जिससे हम काफ़ी सारे जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में, जैसे हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग है, लाइटनिंग प्रोटेक्शंस हैं, सिंप्लीफाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेशन है फॉर अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।